उम्र के एक पड़ाव पर आकर के हर इंसान सोचता है कि मैं अब रिटायरमेंट ले लूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो जीवन भर काम को अपनी पूजा मानते हैं। बेशक वो भगवान की पूजा बैठ करके यूं करें या फिर ना करें, लेकिन वो काम को अपनी पूजा मानते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे साथ आज बैठे हैं जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट भी हैं, मेरे मेंटोर भी रहे हैं। मैं उनसे बातें, सजेशन लिया करता था। आज भी कभी हम बैठते हैं एक साथ तो पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया। इतनी हेल्दी टॉक्स होती हैं, इतनी मज़ेदार बातें, और उनकी बातों में मुझे कई बार एक बहुत बड़े बड़े टिप्स मिल जाते हैं। फिलॉसफर से वो कम नहीं है। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आज आपको हमारे परम आदरणीय सरदार जसबीर सिंह जी से, जो कि पेशे से तो एक सीए हैं, लेकिन पैशन से ये अपने आप में एक राइटर भी हैं, अपने आप में एक फिलॉसफर भी हैं, और ह्यूमर से भरे हुए लाइफ को बिंदास जीने वाले। बेशक बीमार भी रहे कोविड के दिनों में, लेकिन कोविड को हराया, और आज इतनी लाइफ बीत जाने के बाद पूरी लाइफ का एक क्रंच हमारे साथ साझा करने वाले हैं। मैं भी कुछ बातें करूंगा इनसे, कुछ हमें बातों से रिलैक्स भी हो। मैं खुद अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया हूँ, तो सोचा कि आपके साथ इसे साझा किया जाए। तो हम दोनों बातें करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत सारी बातें काम की हो सकती हैं। इसमें हो सकता है कि आप खाली इससे थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट या फिर थोड़ा बहुत अपनी थकान दूर कर पाएं, तो पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन आइए पहले मैं मिलवाता हूँ आपसे डायरेक्टली। आपने अंदर जब मैं आ रहा था तो आपने कहा दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो सोशल मीडिया में हमें दिख जाता है। हमारे घर में कई बार जैसे हमने पौधे लगा रखे हैं, माली ने बाहर काम कर रखा है, वो हमें नजर नहीं आता। ये आपने कुछ बात कही, मैं समझा, लेकिन हमारे दर्शकों को साथ साझा करिए कि आप क्या महसूस कर रहे थे उस पल। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वामी नित्यानंदन जी का कि आज उन्होंने अपने कीमती समय में से अपना समय निकाल कर मेरे पास आए हैं मुझे मिलने के लिए। इन्होंने कल ही मेरे साथ फ़ोन पर बात करके कहा कि ये मेरे पास मिलने के लिए आएंगे, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे इस बात की कि ये हमारे घर में आ रहे हैं। पहले तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आया करते थे, बट क्योंकि अब इन्होंने अपना शहर जो है वो चेंज कर लिया है तो अब थोड़ा कम आते हैं। लेकिन जब भी ये अमृतसर में आते हैं, ये इनकी बहुत बड़प्पन है कि ये हमें ज़रूर मिल के जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए आए। तो स्वामी जी आपने बात करी, मैं आपका जब जैसे इंतज़ार ही कर रहा था, तो जैसे आपने आए और आपने बाहर देखकर कहा कि हमारा गार्डन बहुत नाइसली मेंटेन्ड है, तो तब मैंने भी तभी नोटिस किया कि यस ये बात तो ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई कि मैंने अपने माली को थोड़ा डांटा कि मेरे पास एक वीडियो आई है किसी के गार्डन की, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फूल, अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं, वीडियो में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने उसको दिखाई तो माली मुझे लेके आया कि ये देखो ये सारे के सारे पौधे हमारे अपने गार्डन में भी लगे हुए हैं। तो बात इसमें से ये निकल के आई कि हम दूसरों के को देख के तो या तो सड़ते हैं या खुश होते हैं, दोनों बातें करते हैं, दोनों बातें करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि ये हमारे पास भी बहुत कुछ। जैसे कि हम ये समझे कि हम देखते हैं कि लोगों के पास बहुत दौलत है, ये है वो है, अपने पास भी किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है। हम जो डिज़र्व करते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिला हुआ है हमें। तो अपने आप को नहीं देखते और दूसरों को देख के हम या तो चिढ़ते रहते हैं या खुश भी हो जाते हैं कभी कभी। दूसरों की उपलब्धि देख करके, उनकी चीज़ें देख करके आपको कभी जेलस नहीं हुआ कि मैं उनसे पीछे रह गया? क्योंकि मैंने आपको हमेशा देखा है, आप ईमानदारी से काम करते आए हैं। तो आप ही के सेक्टर में बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी कर लेते हैं, आपने समझौता नहीं किया इन चीज़ों से, तो आपको नहीं लगा कभी कि मैं पीछे रह गया? शायद मुझे
नहीं लगा, कभी ऐसा कभी नहीं लगा। वो इसलिए कि एक तो मुझे मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट है इस बारे में। मेरे अपने ही स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे बहुत आगे, स्टूडेंट्स हम उनको बोलते हैं जो मेरे पास आर्टिकल रहे और उसके बाद उन्होंने यही प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, वो मुझे मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए लगते हैं मटीरियली। लेकिन मैं जब ये देखता हूँ कि मेरे आगे तो बहुत थोड़े लोग हैं, मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, जो मेरे से पीछे रह गए उनकी लाइन बहुत दूर तक है, बहुत लंबी है। मेरे आगे का हो सकता है कि मुझे आगे वाला सिरा भी नज़र आना शुरू हो जाए कभी ना कभी। तो ये कंटेंटमेंट की बात होती है। अब मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, तो दूसरे के पास मेरे पास से ज़्यादा है। अब ये तो बात, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है कि मेरी जेब में उतने पैसे हैं जितने मेरे को खर्चा करना है या उससे ज़्यादा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे अंदर कोई स्टोर भरा पड़ा है नोटों के साथ, लेकिन मुझे उसको खर्चा नहीं करना है अभी, या मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो वो पड़े रहेंगे। उससे मुझे सुख क्या मिलेगा और मैं दुखी भी क्यों हूँ कि मुझे डे 1 से मुझे 500 रुपये चाहिए होते हैं, परमात्मा मुझे 600 देता है। 100 रुपया 100 टाइम, वो 100 रुपीज़ ज़्यादा ही देता। कुछ पूछना चाहूँगा, आपने कहा मुझे 500 चाहिए, वो मुझे 600 देता है, लेकिन क्या पता कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि उनको 1000 चाहिए, उनको 900 मिला है। मुझे शायद अगर ये ऐसा लगेगा कि आपको समझाया कैसे? मैंने नहीं अपने आप को समझाया। मैंने जो सारा प्रोफेशन है या जो ये सब कुछ जो मेरे पास है, मैंने अपने फादर से इनहेरिट किया। मैं आज भी लोगों में इस बात के लिए मशहूर हूँ कि आई एम सन ऑफ सरदार मोहिंदर सिंह। He was also a chartered accountant of his last chartered accountancy in 1955, और वो पहले 5-6 अमृतसर के जो CAs थे उनमें है। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकली समझाया नहीं कभी कि ये करना, ऑनेस्ट रहना, वो तो सब समझाते हैं, हम समझते कब हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। वो ही चीज़ आगे I am proud of it कि my son is also like that. He is advocate. He is working with me. My wife is also advocate. She is working with me. इन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप पीछे रह गए हो। दिल में सोचते होंगे, कहा कभी नहीं। और कभी मुझे अपनी जो ऑनेस्टी को छोड़ने के लिए नहीं कहा, ऑनेस्टी को छोड़ने जैसे, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिल जाती है कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है। सो ये थोड़ा सा मेरे को इनहेरिटेड है। शायद मैं उसको बढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन उसको मैं मेंटेन ही करता रहूं। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात लगी कि मेरे पिता ने, यानी आपके पिता ने आपको कभी बोल के नहीं बताया कि ईमानदार बनो या पंचुअल बनो या मेहनती बनो, मतलब अपने आप करके दिखाया। और ये बहुत बड़ी बात है। आप गौर करें, सब लोग जो कहते हैं हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ये ना करो, ये करो, और उस पे इतना प्रेशर देते हैं, जोर देते हैं, फिर भी उनके बच्चे उनके कई बार कहने से बाहर होते हैं। तो बजाय इस चिंता के कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, वे खुद इस चीज को अडॉप्ट करके आनंद से जिए। बच्चे अब अगर अच्छे होंगे तो अपने आप। और हमें भी दैट वे, मुझे भी अपने बच्चों को कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो बहुत छोटा था, मैं उसको स्कूल छोड़ने जाया करता था, तो मैं ये थोड़ा सा एडमिट भी करता हूँ कि आई वॉज ए फास्ट ड्राइवर एट माई टाइम। अभी भी बहुत तेज चलाता हूँ मैं, पर लेकिन जब मैं बच्चे को छोड़ने जाता था तो मैंने कभी भी फास्ट ड्राइविंग नहीं करी। तो उससे उन्होंने सीख लिया, तब वो ड्राइव नहीं करते थे। ये मेरे साथ भी हुआ। मेरे पिताजी कभी भी मुझे हेलमेट के बिना ना खुद जाते थे, ना मुझे जाने देते थे।
अगर वो मुझे ना जाने दे हेलमेट के बिना, लेकिन खुद घूमते रहे, मैं शायद कभी भी ना मान पाता उनकी बात। वही बात अपने बेटे को मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल करके दिखाई, और मैं लोगों को, अब जो भी लोग हैं ना, मैं लोगों को बताता हूँ कि फास्ट ड्राइविंग इज नॉट एन आर्ट, सेफ ड्राइविंग इज एन आर्ट। और मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, जीटी रोड पर बहुत जाता हूँ। आप 80 पर जाए, 70 पर जाए, 90 पर जाए, 5-10 मिनट का फर्क पड़ता है अगर 200-400-500 किलोमीटर आपने जर्नी करनी है। वो 10 मिनट में पहले घर से निकल जाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि अगर मैंने वहां पर पहुंचना है तो मैं हरीडली जाऊंगा, 10 मिनट पहले घर से निकल। लोगों की शिकायत रहती, टाइम नहीं मैनेज होता, इतना कुछ है। आप तो पुरानी जनरेशन के हैं, आपको सोशल मीडिया में भी कम एक्टिव रहना है, आपको अपने हिसाब से पहले जो आपने लाइफ पहले जिया करते थे उस हिसाब से जीना। मेरे को लोग आके अपनी शिकायत रखते हैं, आपको क्या पता हमारी लाइफ कितनी बिजी, कितना स्ट्रेस है हमारे ऊपर। क्या कहना चाहेंगे इनको आप के ऊपर ही ये एक चीज आप ही मुझे कहेंगे कि ये बात ठीक है। मोस्ट बिजी पीपल हैव मैक्सिमम टाइम। जो खाली बैठने वाले होते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता। आपने अपना आपको पता है कि आपका शेड्यूल सारे दिन में बहुत टाइट रहेगा, आप अर्ली मॉर्निंग ही अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। हम भी करते हैं, जब कहीं बाहर जाना होता है, घर में शादी होती है, 100 काम है, कोई फंक्शन है, हम फास्ट मोड पर आ जाते हैं। तो आपको तो रोज ही शादी है, आपके तो रोज ही फंक्शन है, आपको तो रोज ही हजारों लोगों ने मिलने आना है, तो आप अपने को सुबह मैनेज कर लेते हो। आपकी शिकायतें ये कभी नहीं रहेंगी कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। जब मैं खाली बैठा हूँ तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, और टाइम तो निकालना पड़ता है। और अगर आप वैल्यू वर्क करना चाहते हैं ना, तो आप थोड़े टाइम में कर लेंगे, थोड़े टाइम में, और वो स्क्वीज आउट करना पड़ता है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्या है कि मैं अपना सारा सुबह से रूटीन देखूंगा तो मैंने व्हाट्सएप पर कितना टाइम लगाया, टेलीफोन सुनने में कितना टाइम लगाया, जो बात 1 मिनट में किसी के साथ हो सकती थी हम फिर वो और सुनाओ और फिर और सुनाओ। यहाँ का ये जो वर्ड होता है ना, दैट मीन्स कि अब मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाह रहा। मैं कहता हूँ और सुनाओ, फिर नई बात क्या है। अब मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं और आपसे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं अपना काम करूँ, आपको भी अपना काम करने दो। तो जब हम ज्यादा बिजी होते हैं, ज्यादा काम कर लगते हैं। जब कम बिजी होते हैं, संडे होता है, सारा दिन ऐसे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो जैसे टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाती है। अब थोड़ा सा मैं अपना रूटीन बताऊं कि आपने जैसे एक पहले सवाल पूछा था कि मेरी एज जो हो गई है, तो गवर्नमेंट 58 की एज में रिटायर कर देते हैं, कर देते हैं। तो 74 ईयर्स में मैं अभी भी टिल टुडे, आज का दिन बीत गया, कल का मैं नहीं कह सकता कि मैं बड़े अच्छे नौजवानों से ज्यादा काम करता हूँ। आई फील गिल्टी कि मैं ऑफिस मेरे ऑफिस भी मेरा घर में ही है, साइट में सेपरेटली रखा है, लेकिन घर से ऑफिस मेरा सेपरेट है बिल्कुल। ये मेरा घर है, वो मेरा ऑफिस है, ये ऑफिस विद इन द विसिनिटी। घर के पीछे हाँ जी, आपने कोई इसमें लॉजिक, कोई इसमें आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस? तजुर्बा है, क्योंकि जब ऑफिस घर में होता है ना, तो क्लाइंट भी लिबर्टी लेता है कि कोई बात नहीं, घर में ही जाना है। जब मैंने आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन माई रेजिडेंस इन 1989, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, मेरा ऑफिस तो कहीं बाहर ही होता था। तो मैं उन दिनों थोड़ा बीमार हो गया, और मेरे फादर भी बीमार थे, अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड इन 89। तो फिर मैंने ऑफिस अपने घर में रख लिया, क्योंकि घर में लेडीज ही थी, तो फिर हमें लगता था कि सेफ नहीं है, तो मैंने अपने घर में ही ऑफिस। तो मुझे अपने फैमिली से ही एक फीलिंग आई थोड़ी कि घर में ऑफिस होगा, सारा दिन लोग
आते रहेंगे, कोई 8 बजे आ गया, कोई 9 बजे आ गया, कोई कुछ नहीं आ गया। देन आई टुक द डिसीजन कि आई हैव टू डिसिप्लिन माई सेल्फ, आई हैव टू डिसिप्लिन माई सेल्फ। मैं किसी को नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं किसी ने आना है ऑफिस में मेरे पास, तो मैं कहता सिर्फ मेरे पास ना थोड़ा सा पूछ लिया करो ताकि मैं अवेलेबल हूँ। ये नहीं है कि टाइम लेके आओ, ये है वो है। तो मैं उनको बोलता था ठीक है आप 10 बजे आ जाओ, तो मैं 9:59 पर अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता हूँ। दूसरी बात, मैं कभी भी कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठता अपने ऑफिस, प्रॉपरली रेडी होके बैठता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट एंड ऑल सबसे फिनिश करके। मैंने भी आपको कभी कैजुअल ड्रेस में नहीं, कैजुअल ड्रेस में मैं ऑफिस में नहीं बैठता, तो नहीं तो दूसरे भी लिबर्टी लेने लग जाते हैं, कहते जी कि ठीक है हमने तो यहीं आना था, वो भी निक्कर पहन के आ जाए। को देख कि हम नहीं बोलते, हमें देख के दूसरे, हमारा एटीट्यूड, हमारा कपड़े को बोल देते हैं कि ये भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको कभी भी आगे पकड़ लो। बिल्कुल पंक्चुअलिटी की बात फिर मैं कहूँ कि मैंने अपने फादर से ही इनहेरिट करी थी। तो ही वाज नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी। पूरा जितने बजे का टाइम है, आपकी डायबिटीज मेंटेन रहती है आजकल? डायबिटीज क्योंकि मैं इनको बहुत योग और ये सब चीजें सिखाता रहा हूँ पता नहीं, ये अभी बातें तो करेंगी ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी आज तो फिर निकलती है। लेकिन अभी हेल्थ को मेंटेन कैसे करते हैं इस एज में? 74 में आपको लगता है कि आप 74 के हो गए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं लगना भी नहीं देना चाहता कभी भी। पहले तो मैं ना ये थोड़ी सी जो बियर्ड है इसको भी डाई करता था, तो फिर इसको जब छोड़ दिया तो मैं शीशे के पास से गुजरता था ना, तो मैं देखता था कि ये बूढ़ा कौन जा रहा है उधर तो शीशे में अपने आप को ही नहीं मैं पहचानता था। दिस इज माई स्टाइल नाउ। मैं अपने यारों दोस्तों में भी पूरा हंसी मजाक करते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि हम किस एज में हैं। जब एज आपके एज जो है ना, वो आपके शरीर की तो जो है सो है, मेंटल एज भी तो एक बात होती है ना। मेंटली आप समझो कि मैं इतना एजड नहीं हूँ तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम। मैंने अपने घर वालों की ये टेंशन देखी कि लोग आएंगे, फिर कोई चाय घर से बन के जा रही है। मैंने अपने ऑफिस में एक किचन बनवा ली छोटी, ऑफिस में सेपरेट स्टाफ रखा है। 10 बजे मैं ऑफिस जाता हूँ, जो आएगा उनका चाय वाय पीने का जो ना होगा वो दफ्तर में ही बनेगी, घर से कभी नहीं, बाहर से नहीं। और फिर मैंने और कर दिया कि अब सारा दिन तो काम कर नहीं सकते, फिर मैंने बीच में से लंच आवर्स में से 1 आवर एक्स्ट्रा कर लिया कि ये रेस्ट करेंगे अपने घर में रिलैक्स्ड। तो मैं फोन जो होता है ना, मैं उसको कभी ऑफ नहीं करता, फोन मेरा ऑन ही रहता है। लेकिन अब क्लाइंट्स सब इतने डिसिप्लिन्ड हैं मेरे भी कि उनको पता है कि मैं 2 बजे से 3:30 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल नहीं होता, मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ। वो मुझे फ़ोन करते ही नहीं है, मुझे कोई आता ही नहीं है फ़ोन उस टाइम में। ये आपने बताया उनको? नो, अब उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया। हाँ, कोई फ़ोन आ जाए, मैं ये नहीं होता कि मेरा तो रेस्ट टाइम है मैं कहाँ सुनूँ, मैं सारे फ़ोन अटेंड करता हूँ। तो फिर अगली बार के लिए वो कैसे सुधारते हैं उस व्यक्ति के साथ आपका इंटरेक्शन? वो खुद ही कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे पता है आपका रेस्ट का टाइम है, लेकिन मेरी ये मजबूरी थी। जैसे बता रहा था ना कि फिर अपने आप को जो जैसे डिसिप्लिन वे से सेट कर लिया। अब मैं 10 बजे ऑफिस चले जाता हूँ, तकरीबन 2 बजे हम खाने के लिए उठते हैं, तो उसके बाद फिर रेस्ट करके 3:30 बजे जाके फिर मैं जितनी देर तक काम चलते रहते हैं। आजकल थोड़ा हमारे रिलैक्स्ड पीरियड चल रहा है, तो हम थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, से बाय 6:30 घर में आ जाते हैं। दाढ़ी बिल्कुल चमक रही है चांदी की तरह। ये जो दाढ़ी है, इसके साथ कुछ अनुभव भी जुड़े होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइफ का टफेस्ट टाइम का हाईएस्ट लेसन क्या है आपके पास, हम सबको, दर्शकों को, मुझे देने के लिए? कि आपने कहा कि वो सब लोग कहते हैं ना ये बाल मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए, ये थोड़ा ना इसके साथ एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। और एक्सपीरियंस, मेरे बाल सफ़ेद नहीं, इसका मतलब आप समझ जाइए मेरा भी बहुत कम है। आपका ये एक्सपीरियंस बालों के साथ ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता।
आपने कितनी दुनिया देखी है, आप कितने लोग, जो एक एक बंदा आपको कोई एक्सपीरियंस दे के जाता है, उसी के जो सक्सेस जो होती है उससे एक्सपीरियंस शायद कम मिलते हैं, फेलियर से एक्सपीरियंस ज्यादा मिलते हैं। तो आपके बाल काले हैं, लेकिन आपके काले बालों को कितने लोगों का रोज से आना जाना रहता है। सफेद हो गए थे, आपको शायद नहीं मालूम, मेरे 20% बाल सफेद हो गए थे। ओके, आज से 15 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये दोबारा काले किए आयुर्वेद की मदद से मैंने ये अपना अनुभव भी साझा किया। आई थिंक हम मिस नहीं करते कोई भी आपकी जो आती है टॉक ऑन हेल्थ, तो हम सारे के सारे सुनते हैं, लेकिन नालायक बंदे भी तो होते हैं। हम लोग ना सुन के एकदम से उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि दुनिया में मैंने जो आप कह रहे हैं ना कि बाल सफेद हो गया, एक्सपीरियंस मेरा अपना भी यही है और मेरी आदत भी शायद यही है। मुझे टोकते हैं सब कि हम किसी को सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है लिसन, एक होता है हियर, HEAR। दोनों का मतलब हिंदी में होता है सुनना। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। कैन यू हियर मी, मुझे सुन रहे हो। अब ये सुन वर्ड जो है, बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा कि लिसन और हियरिंग में क्या फर्क है, तो शायद बताते नहीं है मुझे। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है ना कि लाइक आप और मैं बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ, दिस वी कॉल लिसनिंग टू ईच अदर। लेकिन वो उधर से बाहर से कार का हॉर्न बजा, हमने कोई एफर्ट नहीं की उसको, लेकिन वी कुड हियर इट। उसको हम हियरिंग बोलते हैं कि जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े, वो हियरिंग है। और जिसको एफर्ट लगा के कि मैं अटेंशन आपको दूं, दैट आई कॉल लिसनिंग। लिसन पे काम, लिसनिंग करनी पड़े। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। होता क्या है कि कोई भी बंदा हमें कोई बात कर रहा है ना, तो हम उसको सुन तो रहे हैं, लेकिन अपने माइंड में उसका जवाब प्रिपेयर कर रहे हैं कि अभी इसकी बात खत्म होगी तो मैंने उसको झट से ये जवाब देना है। जैसे वो ताश में होता है कि नैले पर दैला मारना है, तो मैं कंपटीशन में ही लगा रहता हूँ। सुनना बहुत मुश्किल काम है, और आदमी जो बोलता है वो तो उसके पास ऑलरेडी है, जो सुनता है वो उसके पास नहीं है, वो तो उसने ग्रहण करना है। अब ग्रहण करने के लिए सवाए दौलत के मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। ये एक इंसान की किसी से कुछ लेना है तो वो सिर्फ पैसे लेने से मुझे मतलब है, ज्ञान देने से नहीं है। अब तो मीडिया इतना है, आप भी मीडिया के साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा, हमें पता है उसमें भी हम चूजी हो जाते हैं। आप बता रहे हैं कि मोटापे को कैसे कम करना है, तो मैं मोटा हूँ, मैं सुनता हूँ सारी। आप बताते हैं कि आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहेगी, मैं डायबिटिक हूँ, मैं सुनता हूँ। आप बताएंगे कि आपके घुटनों में तकलीफ है, मेरे घुटनों में नहीं है, मैं नहीं सुनता, मैं चूजी हो जाता हूँ। अखबार पढ़ते हैं, मतलब की खबर है तो पढ़ते हैं, नहीं आती तो नहीं पढ़ते। हम फालतू का नॉलेज लगता है हमें, लेकिन जब याद आएगा कि जब कभी घुटने दर्द करेंगे तो फिर याद आएगा कि स्वामी जी ने कुछ बताया तो था इसके बारे में, फिर उसको ढूंढेंगे। तो ये भी मुझे ठीक लगता है, यू नो, कि मुझे ये लगता है कि हर एक चीज अपने दिमाग में डंप करके रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसको रेफर कहाँ से किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल कहाँ से सकती है। तो अगर ये पता है तो चल जाता है। से मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये वाला हाथ नहीं हिलाया, इसमें कोई ऐसा कुछ समस्या है क्या? नहीं, समस्या नहीं है। इसकी समस्या जिसने हल करी थी ना, वो भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। ये देखो, ये अब इसको बोलो मैं कहाँ तक लेके जाऊँ। ये इनकी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है
एक समय पे इनका फ्रोजन शोल्डर हो गया था और यही बाजू थी जो कि डॉक्टर्स कहते थे कि ये ठीक नहीं होगी, शायद बहुत डिफिकल्ट है इसका ठीक होना। ये इसी को फिर हमने एक्यूप्रेशर की मदद से, कुछ थेरेपी की मदद से ये ठीक किया और आज इन्होंने खुद ये मूव करके दिखाई है। थोड़ा इनसे जानते हैं ये क्या एक्सपीरियंस था। अब मुझे थोड़ा याददाश्त में जाऊँ तो 10-15 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे इस बात को। 8-10 साल तो हो गए। 10 साल तो हो ही गए हैं। तो मेरे, जैसे इन्होंने बताया, मेरा ये शोल्डर फ्रीज हो गया था और इसको मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं, अपने शोल्डर तक नहीं अपने हाथ को ला सकता था। और हमें टर्बन भी बांधनी होती है, तो उसके लिए मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं अपने सिर को ही नीचे ले जाकर, क्या तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये ऑपरेशन करेंगे, ये होगा, इसमें शोल्डर में इंजेक्शंस लगाएंगे, तो उसकी भी गारंटी नहीं कोई देते थे कि ये ठीक हो जाए। और कितनी देर रही वो तकलीफ? ज्यादा देर नहीं लगी, भगवान ने जल्दी ही आपको मिला दिया। और मेरा ख्याल है कि जैसे ही आपने 2-3 दिन आपने 1 महीना के करीब उसको लगाया, लेकिन 3 दिन में मेरा हाथ चलना शुरू हो गया था। और मजे की बात, मैं बहुत से लोगों को यही बताता हूँ कि इन्होंने मेरे शोल्डर को कभी भी टच नहीं किया। सारा इलाज इन्होंने मेरे पाम से किया और मैं हथेली से। और मुझे समझ नहीं आती थी, मैं इनको बोलता था मेरे हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, ये शोल्डर में है। कहते जी आप आराम से बैठे रहो। फिर इन्होंने हाथ से पॉइंट दबाया, कहते यहाँ दर्द है। मैंने कहा भाई मेरे शोल्डर में दर्द है, यहाँ नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने एक पॉइंट दबाया तो मेरी वहां से चीखें निकल गई। कहते बस आपकी प्रॉब्लम पकड़ में आ गई है मेरे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और जितना टाइम बोला था उससे मैं जल्दी ठीक हो गया और आज तक आपकी कृपा से नहीं आई। अभी तक तो नहीं आई। नहीं, पूरा मैं सब पूरा मैं जैसे पूरा घुमा के दिखा दिया मैंने आपको। ये भी उतना ही जाता है। तो आपको नहीं लगता कि वो चीजें नेचुरल हैं हमारी, उनमें सच में ताकत तो है, लेकिन लोग उससे कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहे? मैं इसके बारे में आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। भाई इतनी दौलत है हमारे पास, हमारा ऋषियों का कल्चर है, उसके डेप्थ में जाके देखेंगे तो बहुत कुछ पड़ा है। आपके इस पे क्या व्यूज हैं? कैसे कनेक्ट किया जाए लोगों को? मैं आपसे आइडिया ले रहा हूँ एक तरह से कि मान लो मुझे पूरी दुनिया में अपनी बात रखनी है, आप अपने जिंदगी के तजुर्बे से क्या ऐसी बातें रखना चाहेंगे, मेरे साथ साझा करना चाहेंगे? ये डॉक्टर्स जो लोग हैं ना, भगवान से कम नहीं है। आप भी डॉक्टर हैं, वो भी, हम किसी की निंदा नहीं करनी चाहते। दे आर गॉड फॉर सो मेनी पीपल, इतना इलाज कर रहे हैं। लेकिन बेस तो मुझे भी, जो पुराने लोग हैं हम तो समझते हैं कि बेस इसका आयुर्वेद ही है। जो एलोपैथी है उसका बेस भी सारा आयुर्वेद ही है। अब इसी मेडिसिन को उन्होंने कैप्सूल में भर के दे दिया। अब जो डॉक्टर लिखता है, पहले हमारा बुखार जो था वो केरोसिन से ही ठीक हो जाता था। अब डॉक्टर कोई केरोसिन लिखता ही नहीं है, वो बड़ा सा नाम लिखते हैं। कंपनियां हैं दूसरी, उन्होंने उनका अपना अपना प्रोसीजर है, सॉल्ट्स इन्वेंट हो गए हैं। अब जब हम बचपन में होते थे तो हमारे पेट में दर्द हुई तो हम अजवाइन ही खा लेते थे तो ठीक हो जाती थी। अब शायद वो अजवाइन नहीं है या पेट दर्द वो नहीं है, दोनों का आपस में कोई होता नहीं है। उस अजवाइन भी वही है, पेट दर्द भी वही है। लेकिन हमें नॉलेज कहीं ना कहीं वो जो आपस की एक गैप हो गया है। कम्युनिकेशन जो हमारे मदर्स, जो हमारे ग्रैंड मदर्स, वो जो प्रैक्टिस, वही आपने जो शुरू में कहा कि प्रैक्टिस करके बताया आपके फादर ने आपको भी, मुझे ऐसा बनना है, तो वही चीज मिसिंग लगती मुझे। तो आप इसमें क्या कहना चाहिए? अब हम आगे अपने इस चीज को, जो है नॉलेज को आगे बढ़ा नहीं रहे आगे। ये इसमें फॉल्ट है हमारी कहीं ना कहीं, कि जब हमें सुनने में रोज आता है, हर रोज मैसेजेस भी आते हैं ऐसे कि मेडिसिन फॉर एवरी एलिमेंट इज देयर इन योर किचन। अगर मैं अपने किचन से ही बीमारियां लेके आता हूँ
तो ठीक होने की भी चीजें वहीं पड़ी हुई हैं। एक नमकदानी है, उसमें नमक है, वो मेरे लिए जरूरी है, लेकिन उसको मैं ज्यादा खा लूंगा तो उससे बीमारी लेके आऊंगा। हल्दी है, उसके कितने गुण हैं हम आगे बच्चों को समझा नहीं रहे हैं। अब जब उसी का ही हम रेगुलराइज्ड वे से उसका इस्तेमाल करते हैं, सारे किचन में बहुत सारी आइटम ऐसे हम उसको टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो अपने आगे वाली जनरेशन को समझा नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम सब कुछ खा रहे हैं, इसीलिए हमारी हेल्थ टिकी हुई है, लगभग हम सब स्वस्थ हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसते हैं हम, तब हमें वो याद नहीं आती। ये मेन बात जो कमी है हमें। और मैंने किचन से मुझे याद आया, आपको कुकिंग आती है काफी अच्छे। अब मुझे इन्होंने ना कुछ रिटायर कर दिया है किचन से। मैं अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सपर्ट भी मानता था किचन में। हम लोग तो नॉनवेज भी खाते हैं, तो जब हमारे घर में 20, 25, 30 लोगों की पार्टी होती थी तो मैं और वाइफ अपनी अपनी डिशेस बांट लेते थे कि ये मैं बनाऊंगा, ये इसने बनानी है। और फिर अपनी इतनी हो जाती थी इंडिपेंडेंस के उसमें, जो अगर मैंने प्याज वगैरह भी जो काटने हैं वो मैंने अपने काटने हैं और उसको मैंने इंडिपेंडेंट अपनी कुकिंग करनी है। तो अब इन्होंने मुझे रिटायर कर दिया है। जैसे बात चल रही थी कोविड की, अब कोविड जब हुआ तो सब लोगों को यही पता चल गया कि इसका इलाज आयुर्वेद में है, दूसरे में नहीं है। तो मुझे भी हो गया। अब मैंने इतना परहेज किया कि मैंने अपने गेट के बाहर कदम भी नहीं रखा। क्वारंटाइन कर लिया। क्वारंटाइन पहले, जब बिफोर आई गॉट इट। तो मेरे सारे जो यार दोस्त जिनके साथ हम सैर करते हैं वो बाद में सैर करते थे, तो मुझे वो कहते थे कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर लो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, देखो हम घूम रहे हैं। और किसी को कुछ नहीं हुआ, जो भगवान जो सैर करते थे। पर मैं फंस गया। आपको मैं हॉस्पिटलाइज्ड भी रहा, आईसीयू में रहा। लेकिन मेरे आसपास के 3-4 लोग कोरोना से चल बसे। मेरे साथ वाले बेड वाला इधर वाला भी गया, इधर वाला भी गया। उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? मैं ये सोचता था कि इन्होंने गलती क्या की है, मुझे वो नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि मैं डॉक्टर से भी मजाक करता रहता था, हंसी मैं खुश रहता था वहाँ भी। तो उससे थोड़े दिन पहले किसी ने बताया था कि एक कहीं थिएटर में ना एक रील चलाई, उन्होंने रूफ का सीन दिखाया, वो 5 मिनट चलता रहा। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये क्या दिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि ये आप 10 दिन देखेंगे, अगर आपको कोरोना हो गया तो आप 10 मिनट में भाग रहे हो आप। और वही था, मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और ऊपर छत को देख रहा हूँ। लेकिन मैं छत में भी देख रहा था कि ये 4 बल्ब लगे हैं, एक बंद है। मैं उसको बुला के कहता हूँ यार ये वाला बंद क्यों है। अच्छा, मुझे ना कोई डेट्स याद, तो वो ड्यूटी उनकी डॉक्टर्स की चेंज होती थी, तो उससे मुझे पता चलता था कि 8 घंटे बीत गए हैं। घड़ी वगैरह लगाई नहीं थी, मोबाइल था, वो चार्जिंग वहाँ हो रही है, ये है कुछ ऐसे दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है हम वहाँ पे। तो मैंने आपसे सुना मुझे रात कभी ये पूछता था, मैं उनको कहते जी कि मैंने पूछना था कि ड्यूटी चेंज हुई कितने, 2 बज गए, 1 बज गए। पूछता था मैं दिन के है कि रात के है, क्योंकि विंडो कोई नहीं थी हॉस्पिटल में। मुझे तो पता ही नहीं है रात के हैं कि दिन के हैं, सो रहे हैं बैठे। बट मुझे ये कभी नहीं लगा कि कहाँ पर गया मैं, ये क्या हो गया। मैंने आपसे ही सुना था, उस वक्त मेरी आपसे बातचीत हुई थी कि आपने कहा था कि मुझे कोई मेरी ग्लूकोज में कुछ ओवरडोज लग गई थी गलती से। वो तो शुगर का हुआ था कि अब डॉक्टर्स ने ना मुझे वो इस जो मेडिसिन्स देते हैं ना, स्टेरॉइड्स देते हैं। अच्छा, ये मेरी इस लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल जाने का। उसके पहले मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ था। ये देखो मेरी, तो आपने ये भी एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। एक्सपीरियंस ही गेन हुआ। वहाँ पर उसने मुझे वो इंसुलिन की ना सिरिंज लगा रखी थी, तो शायद कुछ ओवरडोज हो गई
और मुझे एकदम फील हो गया जैसे मेरी शुगर कम हो गई है। ये मेरा एक्सपीरियंस 4-5 बार हो चुका था पहले। कैसा फील हुआ उस वक्त? एकदम शिवरिंग से शुरू हो गई और जैसे मुझे कि एकदम भूख लगनी शुरू हो जाती है, ऐसी फीलिंग हो रही थी। मुझे लग रहा था कि समथिंग इज नॉट गुड। रात का टाइम था तो मेरे साइड में एक बेल थी, मैंने उसको बेल किया, 3 बार किया तो आई वर्चुअली शाउटेड एट दैट नर्स। जब वो आई तो उसको बोला कि मेरी शुगर कम हो गई है, शुगर लाओ कहीं से। कहती है इस टाइम मैं शुगर कहाँ से लाऊं? मैंने कहा कहीं से चुरा कर लाओ, मुझे चीनी चाहिए और इसको निकालो। हाँ। उसने कहा मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर को पास नहीं बुलाना है, तुम ये करो जो मैं कह रहा हूँ। उसने आपने किया। सेल्फ उस वक्त उसने इंस्ट्रक्शंस दी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन दी, डिपेंडेंट ये- नहीं रहे ना किसी पर उस और वक्त। मुझे वो ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त जो इन्होंने मैंने डॉक्टर को वेट नहीं किया, वेट नहीं किया, I खुद could जो make इनको a- लगा उस वक्त बेस्ट अपना इन्होंने उसमें झोंका। तो वो मैंने 4 पाउच शुगर के खाए, 4-5 पाउच, और डॉक्टर के आने से पहले और एक मेरे साथ वाला और पेशेंट था, उसके पास 2-4 बिस्किट पड़े हुए थे, मैंने वो भी उससे पकड़ के वो भी खा लिए। तो जब तक डॉक्टर आया उसने आके चेक की तो उस टाइम मेरी शुगर 58, जिसका मतलब वो डाउन हो चुकी थी। और अगर मैं अटेंटिव नहीं होता तो डॉक्टर ने तो कहना था ये कोरोना से चला गया पेशेंट। मेरा जाने का कारण कुछ और था। कारण कुछ और बनना था, क्योंकि वो इससे स्टेरॉइड से वो डॉक्टर मैंने ये समझने की भी नहीं कोशिश करी कि ये क्या है क्या नहीं। मैंने कहा यार तुम अपना काम करना है, करते जाओ, रोज जो दवाइयाँ लगा रहे हैं वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने कहा देते जाओ। मैंने नहीं पूछा कि ये इससे क्या होगा। कोरोना के टाइम पे जब आपको कोविड हुआ, आपने एलोपैथी को भी आजमाया और आयुर्वेद को तो आप ये मैं करते ही हैं। आपको क्या डिफरेंस लगा कि दोनों में कौन सा मेरा ख्याल है कि जिन्होंने आयुर्वेद को कंटिन्यू रखा ना, उनको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको नहीं पड़ी हॉस्पिटलाइज होने की। और जो फिजिकली तो मुझे भी लगता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो नहीं रेडी था। मेरी तो डॉक्टर जो हैं फैमिली मेंबर ही हैं, उन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही कह दिया कि आप जाओ। मैं उनसे आदत के मुताबिक बहस करने लग गया कि मैंने कहा सपोजिंग मेरी रिपोर्ट आ जाती है कि मुझे कोविड नहीं है, तो आप मुझे कोविड वार्ड में डालोगे तो मुझे हो ही जाएगा। और अगर मुझे है और आप मुझे नॉन कोविड वार्ड में डालते हो तो बाकी सबको हो जाएगा। तो पहले ये महसूस किया कि उस वक्त लोग डरे हुए हैं? बड़े बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा डरे हुए थे, पर फिजिकली बैड भी थे। अब वहां पर मुझे जाके फील हुआ, शायद जब मुझे ऑक्सीजन लगा दी उन्होंने तो मेरे जो अपने सांस लेने की ताकत थी वो कम हो गई, मैं डिपेंडेंट हो गया ऑक्सीजन पर। तो मुझे लगा कि मैंने नर्स को आवाज दी पहली रात को ही कि इसको बढ़ाओ थोड़ा ऑक्सीजन को। कहती बढ़ाना कम करना क्या है, ये तो आपके नॉस्ट्रिल में लगी नहीं, वो यहाँ लगी हुई है फाइल वो इनके उधर चली गई। पर मुझे फील हुआ कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। लेकिन उससे 6 घंटे पहले मैं घर में था, वहां भी एडमिट होने के पहले भी मैं अपना नॉर्मली सांस ले रहे थे। तो जब वो एड मिल गई तो मैं डिपेंडेंट हो गया उस पर डिपेंडेंट हो गया। और फिर घर में बाथरूम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वहां पर उन्होंने कह दिया कि नहीं आपने बेड से नहीं उतरना है, तो नहीं, आपको यहीं पे सारी असिस्टेंस मिलेगी, करेंगे सारे। वहां पर बड़ी मजे की बातें होती थी कि सब लोगों ने पीपीई किट पहनी होती थी। अब डॉक्टर ने भी उसी रंग की पहनी हुई है, जूनियर स्टाफ ने भी, सब स्टाफ जो सब ने वही पहनी हुई होती है। और सो मुझे तो ये भी नहीं पता चलता था कि ये लड़की है कि लड़का है तो मेरा काम चल जाता था, बेटे जरा इधर आना। मैंने कहा कि मुझे इस काम के लिए ना चाहिए तो वो यूरिन पास करना है या कुछ करना, तो वो बोलता था मैं ही करवा देता हूँ जी। तो मैं तो समझता था ये लड़की है, नर्स है, पता नहीं कौन है, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते थे वहाँ पर। डॉक्टर भी सेम, नर्स भी सेम, जूनियर स्टाफ भी सेम, सब स्टाफ जिसको बोलते हैं वो भी सेम है। तो हॉस्पिटल्स में आपको कोई ऐसी समस्या दिखी, कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम
जिसको आप चाहते हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए? ये समस्या कोई आपके साथ एक्सपीरियंस हो सकता है? मुझे तो सब कुछ ही बैड लगता है वहाँ पे, सब कुछ ही। जैसे कि पहली ही रात को मुझे उन्होंने जगा के कह दिया कि आप अपने घर फोन करो। मैंने कहा टाइम कितना हुआ? कहते 2:30 बजे हैं। मैंने कहा मैंने घर फोन किया तो घर वाले तो ऐसे भी बेहोश हो गए इस टाइम। एक हॉस्पिटल से फोन आ गया है, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा करना क्या है? कहते जी आपको एक कॉस्टली वाले इंजेक्शन लगने हैं, वो आपके घर वालों की परमिशन लेनी है। मैं कहा अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो फिर नहीं लगाओगे? तो मेरे साथ वाले बेड वाले ने कहा कि ये आपको लगने ही लगने हैं। मैंने कहा भाई पैसे भी तो मैं नहीं देने हैं, तो जो लगाना है लगाओ। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो 5-5 हज़ार रुपए के 8 इंजेक्शन, मुझे 40,000 रुपए का उन्होंने खर्चा बताया है। वो 5,000 का इतना सा इंजेक्शन क्या है? उसमें क्या है? हो सकता है जवैन का पानी ही हो, हल्दी ही हो, उसमें मुझे क्या पता। मुझे तो वो 5,000 के 8 इंजेक्शन, और मुझे कभी बताया भी नहीं उन्होंने कि ये भले लगा रहे हैं हम। बिल से पता चला कि 8 इंजेक्शन लगे थे मुझे। उन्होंने क्या किया कि मुझे फिर भी 15 दिन लग गए। 5 दिन में ठीक किया? हाँ जी। और ये मेरी मिसेस भी थे, ये भी बीमार थी, इनको ज्यादा लंबा टाइम लगा, लेकिन ये घर में ही रहे। ये नहीं है कि इनको कोरोना हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, समय का पता ही नहीं चला। और मैं अगली बार फिर आपसे जब मिलने आऊँगा तो फिर ऐसी ढेर सारी बातें ज़रूर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत सारी लाइफ लेसन्स हम दोनों की बातों में से मिले होंगे, हेल्थ लेसन्स भी मिले होंगे। कुछ लाइफ में हर किसी की ऐसी बातें होती हैं। और फिर मिलेंगे अगली बार इसी संवाद कार्यक्रम में। लेकिन जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि अब मेरे को आपने काफी वर्षों के बाद देखा है, तो मेरे में कोई चेंज आया है, आपको दिखा है? यही तो एक खूबसूरती है आप में कि आप बदले नहीं हो। अच्छा। ये बेस बदल गया, वस्त्र बदल गए, लेकिन जो मुझे आप में अभी भी वही पुराने व्यक्ति नजर आ रहे हैं। तो मुझे याद है उन दिनों में मैंने आपको एक बार स्वामी जी कहा था, तो आपने कहा था कि मैं स्वामी नहीं हूँ। लेकिन फिर जब आप स्वामी बने तो आपने सबसे पहले मुझे बताया था कि मैं ये कह दूं सबको कि मन का स्वामी, जो बाहर आप सन्यासी देखते हैं, जो बाहर आप दुनिया में मॉन्क्स देखते हैं, मैं उस तरह से ना हूं, ना मैं बिहेव करता हूं, ना मुझे बनना है। लेकिन अपने मन का कंट्रोल जब हमारे पास आता है तो वो एक सेलिब्रेशन का टाइम है। मैं भी अपनी तरफ से ये जरूर। आप अंदर से कितने बदल गए होंगे, कितने, लेकिन आप मुझे वही लगे जो मुझे पहले दिन मिले थे। और ये आपका स्वभाव है कि सभी इतने जो आपके फैन हैं वो उनमें आप में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जैसे हाई हेडेडनेस हम जिसको बोलते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, तुम कैसे हो, यहाँ पे क्यों आए। जब आप यहाँ पर आश्रम में भी थे तो हम आपको मिलने भी जाया करते थे, तो आप किसी को अटेंड कर रहे हैं तो हमें कभी नहीं लगा कि हमें क्यों इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि जब मुझे अटेंड कर रहे हैं तो आप किसी और दूसरे को नहीं कर रहे, तो मैं उसको अपनी जगह पर रखूं कि ये भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट बंदा है, ये भी तो अपनी कोई समस्या लेके आया है जिसका ये हल निकाल रहे हैं। तो मैं दरवाजा नॉक करके या नॉक किए बगैर ही अंदर चले जाऊं तो कैसा फील होगा उनको जिनको आप अटेंड कर रहे हैं। तो ये आप इतने एनग्रॉस हो जाते हैं जिसको भी आप ट्रीट करते हो या जिसकी बात सुनते हो फिर उसका हल निकालते हो। ये आज भी वही है जो इतने साल पहले था। बहुत धन्यवाद। ये आपकी चश्मा है या आपका वे ऑफ जो देखने का नजरिया है जो आप मेरे में बड़ाइयाँ ढूंढ रहे हैं। बाकी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और आगे भी सीखूंगा आकर के। और अगली बार कुछ फिलॉसफी और जो आपके अंदर वो छुपा हुआ एक स्टार एक उस पे भी थोड़ा हो जाएगा ना? ये बात की मुझे बाद में बहुत हंसी आएगी कि मैं फिलोसोफर भी हूँ। मैं तो लाइट जब हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे तो आपने कहा था
कि हम में ना हमारी क्वालिटीज कई बार बहुत सारी होती हैं अंदर, लेकिन हमें खुद भी उस पे हमने कभी इतना डीपली नहीं सोचा होता कि ये हमारे अंदर है। तो वो मैंने इनमें देखा कई बार। तो अगली बार उस व्यक्ति से, उस व्यक्तित्व से मैं मिलवाऊंगा, तो फिर कुछ उस तरह की बातें भी हम करेंगे। मुझे भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा ना, कुछ होमवर्क नहीं करना है आपको, तो जस्ट फॉर्म में आना है बस। नाइस ऑफ यू, आपने समय निकाला और हमने लाइट सी बातें करी हैं। तो मैं तो सबके साथ ऐसे ही कर लेता हूँ बातें, तो बहुत अच्छा लगा। डीप डिस्कशन बहुत कम करता हूँ मैं। ठीक है, नहीं हम बातें करते रहेंगे, बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। ठीक है, तो मैं आपको खिला सकता हूँ। थैंक यू। ठीक है।